नमस्ते दोस्तों। अभी एक अपडेट मिली और उसी के बाद मैंने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है टीईटी को लेकर, उसकी अनिवार्यता को लेकर और उसके मतलब को लेकर उस पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। महोबा से एक दुखद खबर आ रही है। वहां पर एक शिक्षक ने, जो जिनको मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिली थी, उन्होंने आत्मदाह किया है और ये वाकई बहुत अफसोसनाक खबर है। किसी के लिए भी, किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए ये वाकई बहुत दुखद घटना है और इसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके सामने आऊं और इस पूरे मामले का विश्लेषण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो शिक्षक हैं उन पर क्या गुजर रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इस आदेश को कितना जायज कहा जाए, कितना न्यायोचित कहा जाए, कितना मानवीय कहा जाए, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं वो क्या समझ रहे हैं इस आदेश के बारे में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के दृष्टिकोण से भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मूल्यांकन आवश्यक है। और अब यह फैसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है और पूरे देश पर लागू है, इसलिए कुछ तथ्य जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 50 लाख से ज्यादा शिक्षक बताया जा रहा है पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह भी बहुत बड़ा प्रभावित क्षेत्र है। 16 से 20% अध्यापक यहां पर जो है वो टीटी पास नहीं है और उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से। और ये जो घटना महोबा में हुई है, इसके बाद से बात और ज्यादा चिंताजनक हो गई है। एक तथ्य और निकल कर आया है। इससे पहले कि मैं शिक्षा मित्रों पर जाऊं और उनकी जो बात है, उनका जो तर्क है, उस पर बात करूं, जो तथ्य निकलकर अभी अभी आ रहा है उस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबको 2 वर्ष का विंडो दिया है कि वो जाएं और टीटी का इम्तिहान पास करें। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनकी नौकरी बच जाएगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि 5 कम से कम श्रेणियां, कैटेगरीज शिक्षकों की ऐसी हैं जो अप्लाई ही नहीं कर सकती हैं और इनकी संख्या पूरे देश में 50,000 है। कोई छोटी संख्या नहीं है। ये 50,000 शिक्षक टीईटी की परीक्षा में बैठने के लायक ही नहीं है। ये कौन कौन से हैं ये जान लीजिए आप। ये वो लोग हैं जिनके ग्रेजुएशन में 45% से कम मार्क्स है और ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स चाहिए टीईटी की परीक्षा में बैठने के लिए। ये वो लोग हैं जो बीटीसी पास नहीं है, वो भी नहीं बैठ पाएंगे। ये वो लोग हैं जो विशिष्ट बीटीसी करके शिक्षक बन गए, उनके पास भी टीईटी की परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं है। और ये वो लोग हैं जो डीपीएड है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, ये भी पात्र नहीं है टीईटी की परीक्षा देने के लिए। ये भी उन 50,000 शिक्षकों में शामिल हैं जो टीईटी की परीक्षा दे ही नहीं सकते। और इसके अलावा बीपीएड यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन भी एक कैटेगरी है शिक्षकों की जो इस वक्त सेवा दे रहे हैं, वो भी टीईटी की परीक्षा नहीं दे सकते। तो इन 50,000 के लिए तो ये और बड़ा झटका है। हो सकता है कि जब प्राथमिक शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी लेकर जाए तो ये बताए कि आपके आदेश में तो इन 50,000 लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है, वो बैठ ही नहीं पाएंगे, वो परीक्षा ही नहीं दे सकते, तो उनकी नौकरी तो गई समझिए। ये तो मैं आपको बता रहा हूं जो 50,000 लोग हैं जो टीईटी में परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते, लेकिन जो बैठ सकते हैं क्या वो भी परीक्षा पास कर पाएंगे? सवाल ये। इस उम्र में, जिनकी जाहिर सी बात है 40 प्लस, तो बहुत सारे शिक्षकों की उम्र हो ही गई होगी, क्या वो परीक्षा पास कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे, विद्यालय जाकर अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएंगे परीक्षा की तैयारी करते वक्त? ये बड़ा सवाल है। तो ये सवाल उनके लिए भी है जो टीटी की परीक्षा दे सकते हैं कि क्या वो परीक्षा सक्सेसफुली दे पाएंगे। ये निर्णय कुल मिलाकर इन सभी अध्यापकों के लिए बहुत कठिन है और 50,000 के लिए, जिनके पास पात्रता ही नहीं है टीईटी में बैठने के लिए, उनके लिए तो असंभव है। और अगर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई बाद में परिवर्तन नहीं होता है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है,
तो ये 50,000 शिक्षकों की नौकरी तो गई, समझिए। ये तो अब शिक्षक रह ही नहीं सकते। अब इसके हम दूसरे पहलू पर बात करेंगे और वो पहलू ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कितना जायज माना जाए। मित्रों, सही बात है, जो शिक्षक 2011 से पहले नियुक्त हुए, जब टीईटी नहीं था, जब सीटेट नहीं था, प्रदेश में टीईटी नहीं था, वो उस वक्त की नियमावली के हिसाब से हुए। सही तर्क है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर उनके पास उस वक्त की नियुक्ति के हिसाब की योग्यता है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी नियुक्ति को गलत नहीं कहा जा सकता। उनकी नियुक्ति को इसलिए गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उस वक्त के नियमों और मानदंडों के हिसाब से सही। जब उनकी भर्ती हुई, उस वक्त के जो नियम थे वही देखे जाने चाहिए। अगर रिट्रो एस्पेक्ट में पीछे जाकर आप किसी बात का मूल्यांकन करेंगे तो इस देश में बहुत सारी बातें गलत निकल आएंगी। बहुत सारी चीजें जो हुई हैं उनको आप सही नहीं पाएंगे। बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, बड़ी सारी व्यवस्थाएं अगर पीछे जाकर देखी जाएंगी, वर्तमान मानदंडों के हिसाब से देखी जाएंगी, तो गलत मिलेंगी, तर्कहीन मिलेगी, आधारहीन मिलेंगी। तो क्या उन सबको गलत मान लिया जाए? नहीं, उन सबको गलत इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वो तब हुई जब उस वक्त के नियम थे। शिक्षक बंधु अब धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो लीगल ऑप्शंस भी देख रहे हैं। वो सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी, कि कानून में बदलाव करके जो नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है 50 लाख के करीब पूरे देश में शिक्षकों के ऊपर, उस खतरे को खत्म किया जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहे कि ये जो आदेश है आपका, ये अमानवीय भी है और इसमें तर्क कम है। ये सारी बातें ठीक है, शिक्षकों के पास पूरा अधिकार है कि वो तर्क लेकर जाएं। मैं उनके इस तर्क से बहुत ज्यादा असहमत नहीं हूं और ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि 2011 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई वो अयोग्य हैं, उनके पास योग्यता नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर यह आवाज शिक्षा मित्रों के लिए भी उठनी चाहिए। फिर शिक्षा मित्रों की जो असामयिक मौत हुई, संसाधनों के अभाव में जो उनकी जाने गई, बात उस पर भी होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका समायोजन रद्द किया था, चर्चा तो उस पर भी होनी चाहिए। और इन्हीं शिक्षकों को करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा मित्र उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनेक प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के पढ़ा रहे हैं। और अनेक प्रदेशों में शिक्षा मित्रों को तो उचित स्थान मिल भी गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो मानदेय को रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी तक कितना होगा मानदेय और कब से लागू होगा और क्या मिलेगा स्पष्ट नहीं है। तो इन शिक्षक बंधुओं को जो अपने लिए सरकार से बात कर रहे हैं, जो अपने लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालने की बात कर रहे हैं, उनको इन शिक्षा मित्रों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। क्या ये न्याय नहीं होगा? क्या ये इंसाफ नहीं होगा कि अगर आप अपनी बात को किसी तर्क पर कहीं रख रहे हैं तो दूसरे की बात को उसी तर्क पर सही समझें? ये पहली शर्त है इंसाफ की। जिसे आप अपने लिए ठीक मानते हैं उसे दूसरों के लिए भी ठीक माने। और अगर कोई चीज दूसरों के लिए गलत है तो आपके लिए गलत है, और अगर आपके लिए गलत है तो फिर वो दूसरों के लिए भी गलत है। तो पीछे जाकर किसी नियुक्ति का मूल्यांकन करना, वो भी इतने मास स्केल पर, अगर शिक्षकों को गलत लग रहा है तो उन्हें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के पक्ष में भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो के कंटेंट से सहमत हैं, अगर आप इन तर्कों से सहमत हैं, तो प्लीज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि राजेंद्र देव स्पीक्स नाम के इस प्लेटफॉर्म पर आपकी बात हो रही है, न्याय की बात हो रही है, तर्क की बात हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है, तो आप इस चैनल को भी अपना समझकर अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।